आपका स्वागत है टारगेट सरकारी नौकरी चैनल पर। मैं हर्षद अली। सुपर टेट परीक्षा की तैयारी में जीव विज्ञान में हम अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, पोषण यानी न्यूट्रिशन। उसी में आज हम अगला न्यूट्रिएंट या पोषक तत्व डिस्कस करेंगे, फैट, जिसे हम जानते हैं वसा के नाम से। शुरुआत करते हैं। इससे पहले पार्ट को भी देख लीजिएगा, चैनल पर प्लेलिस्ट आज अपडेट कर दी जाएगी। डेली जो क्लासेस आपके लिए आ रही हैं थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए, आगे आपको बहुत हेल्प मिलेगी इन क्लासेस से। शुरुआत करते हैं। तो पोषण न्यूट्रिशन में अगला जो पोषक तत्व है वो हम फैट यानी वसा को डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की, तो कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में जब पच जाता है, उसका अंतिम पाचन हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? ग्लूकोज में। तो ग्लूकोज अंतिम उत्पाद या अंतिम यूनिट होती है कार्बोहाइड्रेट के पचने के बाद में, जिसे हमारा शरीर कंज्यूम करता है, ग्लूकोज को ही कंज्यूम करता है। कार्बोहाइड्रेट के बाद हम बात करते हैं फैट यानी वसा की। इसको हम बोलते हैं लिपिड। तो याद रखिएगा, फैट का जो अंतिम उत्पाद या पचने के बाद हमारी बॉडी में वो लिपिड्स में कन्वर्ट होता है। जो भी हम घी खाते होंगे, आप तेल खाते हैं, ठीक है, ये सब क्या है? फैट है, वसा है। तो फैट का कार्य हमारी बॉडी में क्या होता है? तो जैसे हमने बात की थी कि कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, एनर्जी देता है, ठीक वैसे ही इसकी भी हम अगर बात करें तो फैट भी हमारे शरीर को ऊर्जा ही प्रदान करता है। दोनों परीक्षा में प्रश्न पूछे हुए हैं। जब हम लोग, इन दोनों में फ़र्क क्या है? दोनों ही एनर्जी दे रहे हैं, तो इन दोनों में फ़र्क क्या हुआ? जब हम लोग फास्ट की कंडीशन में रहते हैं, जब हमारा जो है व्रत होता है, उस समय में हम कुछ खाते नहीं हैं, ठीक है, तो व्रत की कंडीशन में हमारे पास जो फैट हमारे शरीर में रहता है, ठीक है, अगर हम कुछ नहीं खाते हैं तो वो जो फैट है वो हमारे शरीर को एनर्जी प्रोवाइड कराता रहता है। ठीक, जैसे अभी फास्ट चल रहे हैं, उस कंडीशन में जो हमारे शरीर की वसा होगी वो एनर्जी प्रोवाइड करती रहती है। तो फैट जो है कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करता है। एक नज़र इस पर डाल लेते हैं यहाँ पर। तो फैट जो है किस तरह की, अब देखेंगे 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से कितनी एनर्जी मिलती है? 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है लगभग। 1 ग्राम प्रोटीन अगर हम खाते हैं तो 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है, और 1 ग्राम अगर हम फैट खाते हैं तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा निकलती है उससे। ठीक है, तो ये डेटा आपको याद रखना है। इन तीनों में सबसे ज़्यादा सर्वाधिक किससे मिलती है? वसा खाने से। 1 ग्राम आप वसा खा लोगे, घी या तेल का यूज़ कर लोगे, ठीक, अपने खाने में, भोजन में, तो ज़्यादा एनर्जी गिविंग होती है उसमें, ठीक है। और इन दोनों की लगभग बराबर होती है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट्स की। तो इनके फंक्शन भी हम मेंशन कर लेते हैं। वसा क्या करती है? टू प्रोवाइड एनर्जी, ऊर्जा प्रदान करती है। टू रेगुलेट द बॉडी टेम्परेचर, और हमारे शरीर का जो तापमान है इसको भी नियंत्रित करती है ये फैट। फैट कहाँ पर होती है हमारे शरीर में? जो हमारी त्वचा, स्किन हमें नज़र आती है, हम सामने से जब अपने आप को देखते हैं तो इस त्वचा के नीचे फैट की एक लेयर पाई जाती है। ठीक, ये फैट का लेयर ना तो आपके शरीर की हीट को बाहर ही निकलने देता है, ना तो बाहर की हीट को अंदर आने देता है। इसका मतलब हमारे बॉडी टेम्परेचर को ये मेंटेन कर रहा है, ये नियंत्रित कर रहा है। तो ये इसके फंक्शन हुए। जैसे एक बिंदु की हम बात कर रहे थे कि कार्बोहाइड्रेट की सबसे छोटी इकाई ग्लूकोज है। हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट जब पचता है तो वो ग्लूकोज की फॉर्म में पच जाता है। तो जैसे हम घी या तेल खाते हैं तो हमारी बॉडी में किस में पचेगा? ये पचेगा हमारा एक तरीके से फैटी एसिड में। वसीय अम्ल इसको बोलेंगे, फैटी एसिड, आप इसको याद रखेंगे। एक प्रश्न पूछा गया, हमारी बॉडी में फ़ैट कहाँ पर स्टोर होती है, कहाँ संचित होती है? हमारे शरीर में जो वसा होती है। तो जो हमारी स्किन है, जो नज़र आती है आपको, जो त्वचा है, त्वचा के नीचे एक लेयर पाई जाती है, ठीक है, जिस लेयर को हम बोलते हैं एडिपोज टिश्यू। यहीं पर हमारा फैट स्टोर होता है, एडिपोज टिश्यू में। ठीक है, क्लियर हुआ? इस बिंदु को भी याद रखेंगे। फैटी एसिड जो है वसीय अम्ल, फैट जो है किस में जो है पचेगा अंत में? फैटी एसिड में, वसीय अम्ल में। इसके अलावा ये बिंदु भी मेंशन कर लेते हैं, हमारे शरीर में वसा एडिपोज टिश्यूज़ में संचित होती है। फैट के टाइप्स पर भी प्रश्न बनते हैं आपसे। तो कितने प्रकार की वसा होती है? वसा 2 प्रकार की होती हैं। एक संतृप्त वसा, जिसको हम बोलते हैं इंग्लिश में सैचुरेटेड फैट। दूसरी होती है असंतृप्त वसा, अनसैचुरेटेड फैट। इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर हम बात करें ऐसे वसा जो आसानी से नहीं पचती हो, ठीक है, ऐसी फैट जिसको पचाने में कठिनता होती है, वो कहलाती है संतृप्त वसा, या उसी को ही हम बैड फैट भी बोलते हैं। दूसरा, सिंपली इसको समझें, ऐसी वसा जिसको आसानी से पचाया जा सके हमारे शरीर के द्वारा, जिसे हम गुड फैट भी बोल सकते हैं। तो इसमें एक एग्जाम्पल जो है ये कोलेस्ट्रॉल है। और बात कर लेते हैं
चलिए अब इसमें बात करते हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कौन सी सैचुरेटेड फैट है, कौन सी अनसैचुरेटेड फैट है। प्रश्न इन पर अक्सर पूछा जाता है कि इसमें से संतृप्त वसा कौन सी है और असंतृप्त, या असंतृप्त वसा को असंतृप्त में कैसे चेंज किया जाता है। ये सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के होते हैं, ठीक है। चलिए, जो भी हमारी सैचुरेटेड फैट होगी वो एनिमल प्रोडक्ट होगी, जंतु उत्पाद, याद रखिएगा, ठीक है। इससे पहचान सकते हो, जंतु उत्पाद आप जान सकते हैं। वो सारे फैट के उत्पाद जो हमें जंतुओं से मिलते हैं, सिवाय मछली को छोड़कर, एक्सेप्ट फिश। मछली को छोड़कर जितने भी जंतुओं से हमें क्या मिलती है, फैट या वसा मिलती है, या वसीय प्रोडक्ट, या आप कह सकते हैं वही कहलाते हैं क्या, सैचुरेटेड फैट। जैसे घी है किससे मिलता है, जंतु से। पनीर भी, ठीक है, दूध से मिलता है, दूध जंतु से। मक्खन, नारियल का तेल, और डालडा और क्रीम, मलाई वगैरह, ये क्या हैं, ये सब क्या हैं, सैचुरेटेड फैट हैं। इनमें कुछ हमने जो है मार्क किए हैं। अब हमने बोला यहाँ पर जंतु उत्पाद हैं ये, तो जंतु उत्पाद में एक तो हमने फिश को छोड़ देना है, ठीक, दूसरा नारियल के तेल को और डालडा को, ठीक है। ये जंतु उत्पाद नहीं है, ठीक है, ये पादप उत्पाद हैं, लेकिन ये रखे किस में आते हैं, सैचुरेटेड फैट में, और इन्हीं पर प्रश्न ज़्यादा पूछ लेता है। तो ये जितने भी हैं ये क्या हैं, ये सारे के साथ सैचुरेटेड फैट हुए। जितने भी प्रोडक्ट्स हमें पौधों से मिलते हैं, वनस्पतियों से मिलते हैं, सिवाय कोकोनट को छोड़ करके, नारियल का तेल, ठीक है, वो सारे क्या होंगे, अनसैचुरेटेड फैट होंगे, ठीक। जैसे सरसों का तेल है, ये अनसैचुरेटेड फैट है। बादाम का तेल अनसैचुरेटेड फैट है। जैतून का तेल अनसैचुरेटेड फैट है। मछली का तेल, ये भी अनसैचुरेटेड फैट है। हमने यहाँ पर लिखा था इसको, ये जंतु उत्पाद नहीं, ये जंतु उत्पाद है, लेकिन ये किस में आता है, अनसैचुरेटेड में आता है। ये एक्सेप्शन पर भी प्रश्न पूछ लेता है आपसे, ठीक है। तो ये हो गया आपका। और हमने देखा था वनस्पति वाले दो इधर हैं, नारियल तेल और डालडा। अब इनकी सैचुरेटेड फैट की अपनी एक क्वालिटी रहती है कि जो सॉलिड होते हैं, रूम टेम्परेचर, जो कमरे का तापमान होता है 25 डिग्री सेल्सियस, उस पर ये ठोस अवस्था में रहते हैं। और अगर हम देखें किसको, अनसैचुरेटेड फैट को, तो ये कमरे के तापमान पर ये द्रव में रहते हैं, ठीक है, द्रव अवस्था में रहते हैं। आपसे पूछता है कि इनमें से कौन सी अनसैचुरेटेड फैट है, इसको भी देख लेते हैं। अनसैचुरेटेड फैट के भी आपसे दो टाइप्स होते हैं, ठीक है, इनको याद रखेंगे, दो तरह की होती हैं। एक तो बोलते हैं प्यूफा और दूसरी मूफा। पूफा और मूफा, इन दोनों के नाम ऐसे ही पूछ लेता है आपसे डायरेक्टली, ये नाम लिखे हुए PUFA ऐसे करके पूछेगा, इनकी फुल फॉर्म भी पूछ लेता है। तो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड इसकी फुल फॉर्म है। पूफा की, मूफा की, या मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ये इसकी है, ठीक है। इसे एग्जाम्पल्स क्या होते हैं, तो इससे एग्जाम्पल्स लिख लेंगे, ओमेगा 3, ओमेगा 6 और फिश ऑयल, ये क्या है, आपकी पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हैं। ऑलिव ऑयल, जैतून का तेल, या सनफ्लावर ऑयल, सूरजमुखी का तेल, ये मूफा है, ये अनसैचुरेटेड फैट्स हुई। तो याद रखिएगा, ओमेगा 3, ओमेगा 6, ठीक है, ये जो है दोनों फैट हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, दोनों फैट को हमें बाहर से लेना होता है, ठीक है। तो ये मछली का तेल में जो है ओमेगा 3, ओमेगा 6 रहता है, तो मछली से आराम से इसको जो है हम ले सकते हैं। अब देखो, जो सैचुरेटेड फैट होती है उसको अनसैचुरेटेड फैट में बदला जा सकता है, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, डिहाइड्रोजनीकरण। और इस अनसैचुरेटेड फैट को सैचुरेटेड में बदला जा सकता है, इसको बोलेंगे हाइड्रोजनीकरण, ठीक है। ये रिडक्शन प्रोसेस है। तो अगर हम बात करें इसकी, आपसे पूछ लेगा, ये परीक्षा में पूछा हुआ है, अनसैचुरेटेड फैट को जब हम कन्वर्ट करते हैं सैचुरेटेड फैट में, तो हाइड्रोजन इसमें जुड़ता है, ऑक्सीडेशन। तो इसमें एक तरीके से हाइड्रोजन जब जुड़ेगा तो ऑक्सीडेशन होगा, या एक तरीके से रिडक्शन होगा, ठीक। तो जब हम सैचुरेटेड फैट को अनसैचुरेटेड में बदल रहे थे, तो इसमें H2 को हमें हटाना पड़ रहा है, तो इसलिए डिहाइड्रोजनीकरण है, ठीक है। और इसमें ऐड करते हैं, जो मोटापा हो जाता है, उस मोटापे को चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, मोटापे का मापन जब हम कराते हैं तो एक टेस्ट कराते हैं जिसको बोलते हैं BMI टेस्ट। तो BMI टेस्ट किस लिए कराया जाता है, टू चेक ओबेसिटी, मोटापे को बोलते हैं। बॉडी मास इंडेक्स इसका फुल फॉर्म होता है। अगली हम बात करेंगे अगले न्यूट्रिएंट की, जिसका नाम है पोषक। जो अगला पोषक तत्व है वो है प्रोटीन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक। तो ये भी मैक्रो न्यूट्रिएंट है, पिछला वाला फैट भी मैक्रो, यानी बहुल पोषक तत्व ज़्यादा मात्रा में हम कंज्यूम करते हैं, ठीक। तो इसका कुछ काम रहता है हमारे शरीर में, वो क्या है, हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है, शारीरिक वृद्धि जो होती है, शारीरिक वृद्धि में हमारे शरीर की लंबाई बढ़ती है, चौड़ाई बढ़ती है, ठीक है। तो उसमें कौन से न्यूट्रिएंट की ज़्यादा आवश्यकता होती है, प्रोटीन की। याद रखेंगे, इसका फंक्शन क्या है, शरीर की वृद्धि एवं विकास करना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ बॉडी। तो हमारी बॉडी की हाइट, शेप जो बढ़ेगी, सारा का सारा वो प्रोटीन की वजह से बढ़ती है,
ठीक है, तो बच्चों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट कौन सा रहेगा? वो रहता है आपका प्रोटीन। प्रोटीन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर बच्चों में ही प्रोटीन की कमी हो जाएगी तो उसकी बॉडी ग्रोथ ही नहीं करेगी, आगे बढ़ेगी ही नहीं। ठीक है, वो एक अनडेवलप्ड एक तरीके से रह जाएगा, उसकी हाइट कम रह जाएगी, उसका शरीर वृद्धि नहीं करेगा। क्योंकि हमारी मांसपेशियाँ प्रोटीन से मिलकर के बनी होती है, तो जो लोग अपनी जैसे जिम वगैरह एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो प्रोटीन उनको लेना होता है इसमें। ठीक है, मसल्स तभी वो डेवलप कर पाती है उनकी। जब एक्सरसाइज करते हैं तो मांसपेशियाँ जो है डैमेज होती हैं, और उन डैमेज मांसपेशियों के लिए जब आप प्रोटीन की डाइट लेते हैं बाद में एक्सरसाइज के, तो वो रिपेयर हो जाती हैं उससे। ठीक है, तो एक तरीके से प्रोटीन क्या है, हमारी बॉडी को हेल्प करता है, मांसपेशियों को बनाने में सहायक है, मांसपेशियों का निर्माण करने में, उनकी मरम्मत करने में सहायक होता है। और जो एंजाइम्स होते हैं, एंटीबॉडीज़ होते हैं और हार्मोन्स होते हैं, इनके निर्माण में भी प्रोटीन का ही कार्य होता है। एक प्रश्न भी पूछा जाता है आपसे कि एंजाइम नेचर में कैसा होता है, तो एंजाइम ये प्रोटीन के बने होते हैं। ठीक है, तो एंजाइम क्या है, जनरली हम इसको आंसर करेंगे, एंजाइम है क्या? प्रोटीन है। ठीक है, ये प्रश्न आपसे परीक्षा में पूछा हुआ है। तो जितने भी हार्मोन्स होते हैं वो प्रोटीन नहीं होते हैं, कुछ हार्मोन फैट से भी मिलकर के बने होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा ये चीज़। कुछ प्रोटीन का हम यहाँ पर जिक्र करेंगे। ये प्रोटीन है केराटिन प्रोटीन। ठीक है, ये हमारे शरीर में होता है, जो हमारे शरीर में डेड सेल्स होती हैं, जो हमारे शरीर की डेड सेल्स बनती हैं, मृत कोशिकाओं को बनाता है। डेड सेल हमारे शरीर में क्या है, जैसे हमारे बाल हैं, ठीक है, हेयर्स हैं, हमारे सर के बाल हमारे, या जैसे भी बाल रहते हैं, तो ये क्या है, डेड सेल्स होती हैं, एक्चुअली मृत कोशिकाएं होती हैं। आप इनको काटने पर आपको दर्द होता नहीं, लेकिन अगर जड़ से इसको खींचते हैं तब ये सिर्फ पेन होता है। वैसे अगर बीच में से कहीं से भी कट करोगे तो इसमें कोई दर्द नहीं होता। ऐसे ही हमारे नेल्स होते हैं, नाखून होते हैं, ये भी डेड सेल्स ही हैं। तो हमारी बॉडी में कौन कौन से सेल्स डेड सेल्स होते हैं? एक तो हमारे नेल्स होते हैं, दूसरे हमारे हेयर्स होते हैं। ठीक, ये दोनों बने होते हैं केराटिन प्रोटीन से मिलकर के, याद रखेंगे ये आप याद रखेंगे इसमें। और इसके अलावा जो जानवरों के सींग होते हैं आपने देखे होंगे, वो भी डेड सेल्स ही होते हैं। ठीक, ये भी मृत कोशिकाएं होती हैं, केराटिन से ही मिलकर के बनी होती है। जानवरों के सींग होंगे, जानवरों के खुर, ये भी सब डेड सेल्स की बनी होती हैं, ये आप याद रखेंगे। अगला प्रोटीन है हिस्टोन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन माना जाता है। तो हमारी कोशिका में आपने देखा है, जब हम सेल्स पढ़ते हैं, सेल को पढ़ते हैं, कोशिका को पढ़ते हैं, तो कोशिका के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, कोशिका के जो अंग होते हैं, तो उसमें एक धागे जैसी संरचना पाई जाती है, धागे नुमा संरचना पाई जाती है। ठीक है, इसको हम गुणसूत्र बोलते हैं, इसको हम क्रोमोसोम बोलते हैं। इसी गुणसूत्र के ऊपर मोतियों की जैसी संरचना हमें देखने को मिलती है। ठीक, पर्ल्स लाइक स्ट्रक्चर, ये मोतियों की जैसी संरचना को हम बोलते हैं डीएनए। ठीक है, डीएनए। तो जो हमारा गुणसूत्र है उसी के ऊपर होते हैं, उसी के ऊपर पाया जाता है डीएनए। तो हिस्टोन प्रोटीन का क्या कार्य होता है? हिस्टोन प्रोटीन क्या करता है, इस डीएनए के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो डीएनए का निर्माण कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। हमारे सेल में हिस्टोन नहीं होगा तो डीएनए नहीं बनेगा, यानी हमारे अंदर जेनेटिक कैरेक्टर्स नहीं आएंगे। तो याद रखिएगा, गुणसूत्र किससे मिलकर के बना होता है? क्रोमोसोम। डीएनए प्लस हिस्टोन से बना होता है। सिंपल। आपसे पूछेगा कि डीएनए में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? हिस्टोन प्रोटीन पाया जाता है। अगला है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का नाम आपने सुना है ब्लड वाले चैप्टर में। ठीक है, ब्लड में। तो ये भी एक तरह का प्रोटीन होता है। एक ऐसा प्रोटीन होता है जो लोहे से मिलकर के बना होता है, आयरन से मिलकर के बना होता है। ठीक है, जो हमारे ब्लड में, या आप कहेंगे हमारे आरबीसीज जो होते हैं, उनको रेड कलर प्रोवाइड करता है। तो इसको भी याद रखें, जब भी प्रोटीन हमारी बॉडी में डाइजेस्ट होगा तो वो सबसे छोटी इकाई में किस में बदलेगा? अमीनो एसिड में। तो प्रोटीन किस में पचता है? अमीनो एसिड में। हमने देखा कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में किस फॉर्म में पचता है? कार्बोहाइड्रेट पचता है हमारे शरीर में, हमने बात की थी, ग्लूकोज में पचता है। फैट हमारे शरीर में फैटी एसिड्स में पचता है। प्रोटीन हमारे शरीर में अमीनो एसिड्स के रूप में पचता है। ठीक, ये हो गया आपका। तो कुल मिलाकर अमीनो एसिड्स कितने होते हैं? 20 होते हैं। ठीक है, तो ये एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं, कुछ नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो इसमें अगर हम बात करें, हमारी बॉडी में नहीं बनते हैं, ये हमें डाइट से लेने पड़ते हैं। तो उस तरह के होते हैं, वो एसेंशियल अमीनो एसिड होते हैं। तात्विक अमीनो जो कि ज़रूरी होते हैं वो 9 होते हैं नंबर में, और नॉन एसेंशियल्स जो होते हैं, सेल्फ सिंथेसाइज होते हैं हमारी बॉडी में, वो 11 होते हैं 20 में से। क्या क्या हम खाएं कि हमें प्रोटीन मिले उससे? तो हम खाने में, अपनी डाइट में क्या लें इसमें हमें अमीनो एसिड्स या प्रोटीन मिले? तो इसके जो स्रोत हैं, ठीक है, सबसे मेन सोर्स जो मुख्य स्रोत माना जाता है वो इसका मीट है। इसमें मांस, तो मांस जैसे चिकन, मटन है, इनमें जो है ये अच्छे सोर्स माने जाते हैं प्रोटीन के। इसके बाद अगर हम बात करें, इन सब में भी
जो लोग मीट नहीं खाएंगे उनके लिए अगला सोर्स क्या रहेगा, अंडा, एग भी अच्छा स्रोत होता है प्रोटीन का। उसके अलावा सोयाबीन भी, अगर पल्सेस में देखें दालों में, तो इसमें सबसे ज़्यादा वो पाई जाती है प्रोटीन। मशरूम भी प्रोटीन का सोर्स है, जितनी भी दालें हैं सारी पल्सेस का ही सोर्स हैं, जितनी भी पल्सेस हैं प्रोटीन का ही सोर्स है। मिल्क में भी प्रोटीन ही पाया जाता है। चावल के अंदर कौन कौन सी पोषक तत्व पाए जाते हैं? चावल में कार्बोहाइड्रेट भी पाया जाता है, फैट भी पाया जाता है, विटामिन भी पाया जाता है। और अगर हम बात करें, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है, याद रखिएगा, चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। ठीक, कौन कौन से? चावल में कार्बोहाइड्रेट पाया जाएगा, फैट भी होता है और विटामिन भी होते हैं। ठीक, लेकिन चावल में प्रोटीन नहीं पाया जाता है। प्रश्न पूछ सकता है, एक बच्चा अगर केवल चावल और आलू जो अपनी डाइट में अगर लेता है तो उसमें जो है कौन से पोषक तत्व की कमी होगी? प्रोटीन की कमी होगी, याद रखेंगे। बासमती राइस की बात करते हैं। बासमती राइस की दो प्रॉपर्टी होती हैं, एक तो इसकी स्मेल अच्छी रहती है, और ये उबालने के बाद या पकने के बाद इसकी लंबाई बढ़ जाती है चावल की। जैसे ही चावल को हम उबालते हैं तो उसकी लंबाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि बासमती, अगर हम बात करें तो बासमती के चावल का जो लंबापन है वो किसके कारण होता है? बासमती चावल में आपको एक अमीनो एसिड मिलता है जिसको हम बोलते हैं लाइसिन, ये अमीनो एसिड है। ठीक है, दूसरा इसकी जो सुगंध है वो पेरोल की वजह से होती है। तो उसका लंबापन जो है वो किसकी वजह से? लाइसिन अमीनो एसिड की वजह से होता है इसमें। और इसकी जो सुगंध है, जो महक है चावल में, ये नेचुरल चावल ही होता है एक तरीके से। तो पेरोल नाम का कंपाउंड होता है जिसमें इसकी सुगंध आती है। ठीक है, प्रोटीन की कमी से जो बीमारियां होती हैं उसमें आप याद रखेंगे, क्वाशियोरकर होती है, मैरस्मस होती है और कैचेक्सिया होती है। तीन बीमारियां होती हैं, प्रोटीन की कमी हो जाती है। ठीक है, इन तीन बीमारियों को याद रखेंगे। पहली और दूसरी बीमारी की अगर हम बात करें तो ये कुपोषण की वजह से होती हैं। जब भी प्रोटीन की कमी होती है, जब भी प्रोटीन की कमी होगी हमारे शरीर में, तो ये दोनों बीमारियां होंगी। तो अगर हम बात करें क्वाशियोरकर की, ये बीमारी 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, अगर 5 साल तक के बच्चे में प्रोटीन की कमी होती है तो इस बीमारी को हम जो है क्या बोलते हैं? क्वाशियोरकर। ठीक, ये बीमारी 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में होती है, और मैरस्मस 5 वर्ष से ऊपर के बच्चों में होती है। ठीक है, तो अगर हमारे शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाए तो मैरस्मस होगा, दोनों में बॉडी पतली होगी लेकिन पेट बाहर आएगा उससे। जो कैचेक्सिया है ये तो प्रोटीन की कमी के कारण है। ठीक है, जब प्रोटीन की कमी होगी तब ये बीमारी होंगी। अगर प्रोटीन की अधिकता हो जाए हमारे शरीर में, प्रोटीन की जब अधिकता होगी तो कैचेक्सिया होगी बीमारी। ठीक है, हमारे शरीर में प्रोटीन की मात्रा की अधिकता हो जाती है तो हमारे एक तरीके से जो बीमारी होती है, इससे किडनी भी फेल हो सकती है। ज़्यादा अगर हमारी बॉडी में जो किडनी है वो फिल्ट्रेशन का लोड बढ़ जाएगा, उसे एक्सेस मात्रा में अगर हम प्रोटीन ले लेते हैं तो इससे कैचेक्सिया बोलते हैं। तो ये हुआ आज हमारा प्रोटीन एंड फैट। अब बचता है आपका विटामिन एंड मिनरल्स, उसको अगले सेक्शन में कर लेंगे। ठीक है, सारा एक ही क्लास में अभी नहीं डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा पढ़ लीजिए, अच्छा रहेगा। थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आ रहे हो तो लाइक एंड शेयर करते जाइएगा। ये वाला PDF टेलीग्राम में पहले ही अपलोडेड है, आप डाउनलोड कर लीजिएगा।